अभी अगर हमको किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करना है, किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तुम किसके मोशन के बारे में बात कर रहे हो, और सेकेंडली उसको सेकेंडली वर्ड ऑब्जर्व। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मोशन जो है इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व। किसके बारे में बात कर रहे हो और कौन देख रहा है। क्योंकि अगर मुझे कोई पूछता है तुम लोगों के बारे में कि तुम्हारा स्टेट क्या है, मैं क्या बोलूंगा मेरा राइट। लेकिन अगर तुम मूड में बैठा हो और सेम क्वेश्चन उसे कोई पूछा गया कि बताओ ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है ये लोग रेस्ट में है या नहीं है, उसका जवाब होगा नहीं, राइट। अभी दोनों में से दोनों सही है, मैं भी सही हूँ ये भी सही। देखो ऑब्जेक्ट इज द सेम इन बोथ द केसेस, लेकिन दोनों केसेस में क्या बदल गया, ऑब्जर्वर बदल गया। एक केस में मैं ऑब्जर्वर हूँ, दूसरा केस में वो जो एस्ट्रोनॉट है जो मून में बैठा है वो ऑब्जर्वर है। बात समझ में आया। तो ऑब्जर्वर बदल जाने के साथ साथ जवाब भी बदल सकता है, राइट। तो एब्सोल्यूट मोशन होकर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे कि ये चीज हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ऑब्जर्वर बदल दो वो चीज मूव करता हुआ दिख सकता है, राइट। बात समझ में आया। दैट इज नो टर्म कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव। कौन लंबा कौन छोटा, जीरो लंबा है या छोटा है, डिपेंड करता है कि तुमने इसको किसके साथ कंपेयर करें। अभी निहार के साथ कंपेयर करोगे तो जीरो का हाइट ज्यादा है, या सोमिक के साथ कंपेयर करोगे उससे लंबा। अच्छा ज्ञान के साथ कंपेयर करोगे तो जीरो का हाइट क्या होगा, थोड़ा सा छोटा। तो सेम कंसेप्ट डिपेंड करेगा कि तुम किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करोगे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज व्हाट रिलेटिव। कुछ आया समझ में सोमिक, कुछ सोच रहे हैं क्या? ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुमको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है कि पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको ये जान के रखना है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। तुम बस में बैठ रहे हो, मैंने तुमको पूछा बाहर देखो तो कौन मूव कर रहा है, तुमको ये जवाब तो देना, वो जो दिख रहा है वो जवाब दो, सोच के नहीं। तुमको क्या दिखाई देगा, हम रेस्ट में है और बाकी दुनिया मूव कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज हम क्या करते हैं, किसी बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके लिए हम हमेशा एक रेफरेंस एग्जिस्ट चूज करते हैं। एक्स वाई जेड ओरिजिन एक चूज करते हैं, और किसको मानते हैं ओरिजिन, अपने आप को ओरिजिन मानते हैं एक्स वाई जेड, और हम अपने आप से डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि मेरा और निहार का जो डिस्टेंस है, मैंने अपने ऑब्जर्वर हूं, मैंने अपने आप को रेफरेंस एग्जिस्ट माना, और मैंने ये देखा कि इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निगाह का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो। तब मेरा जवाब क्या आया कि भाई साहब ये जो बंदा है ये रेस्ट में। लेकिन जो बंदा मून में बैठा हुआ है, मून वाला बंदा बोलेगा मैं मूव नहीं कर रहा, पूरा दुनिया मूव कर रहा है, लेकिन आई एम फिक्स्ड। तो उसने क्या किया है, उसने रेफरेंस एक्सिस को अपने आप को मान लिया, ओरिजिन अपने आप को मान लिया, और उससे डिस्टेंसेस मेजर कर रहा है। एंड बिकॉज उससे तुम्हारा डिस्टेंस टाइम के साथ बदल रहा है, इसलिए उसने क्या कहा, दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर व्हाट। समझ में आया मैंने क्या कहा, राइट। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हमेशा जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, वो अपने आप को रेस्ट में रखता है और फिर बाकी दुनिया को देखता है। बॉक्स में बैठे हुए तुम मूव नहीं कर, घर ट्रीज आदमी सब पीछे जाए, यू आर एट रेस्ट। इज दैट क्लियर? अभी एक पिक्चर दिख रहा है, एक गाड़ी जा रही है 20 से, साइकिल जा रहा है 10 से, चिड़िया उड़ रहा है 5 से, ट्री रेस्ट में, घर रेस्ट में। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क, और आई माइट आस्क यू दैट, कि ये जो पूरा पिक्चर है ये किसको दिखाई दे रहा है, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? दिस इज सेम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड टू द ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड में बैठा हुआ बोलेगा भाई ट्री मूव नहीं कर रहा, घर मूव नहीं कर रहा, कार मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, साइकिल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, चिड़िया हो गया 5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। यू एग्री विद दिस? और एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रिक्शा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो तुम पूछ सकते हो सर ये लाइन तो इनकम्प्लीट है, रिक्शा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो बोला ही नहीं। अगर कुछ बोला नहीं जाता, then it is taken for granted, ये डाटा किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया गया है।
एग्जैक्टली क्या तुमको ये समझ में आया? अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं इस पूरे पिक्चर को, ये जो कार में बंदा बैठा हुआ है ना, इसको क्या दिखता है वो देखना चाहता हूँ. It is as seen through the eyes of a person sitting inside the car. It is as seen through the eyes of a person sitting inside the car. बात समझ में आया? मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ फिक्स्ड है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड इन द कार नाउ, राइट? दैट मींस हम इस पिक्चर को बदलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यही पिक्चर इसको कैसे दिखाई देता है. करेक्ट? अभी ये जो तुमको सिखाने वाला हूँ ये पूरा यूज होगा रिलेटिव पर्सन. और ये जो आइडिया है वो ये है कि जो देखता है वो हमेशा रेस्ट में होगा. तो अगर मुझे इस पिक्चर को बदलना है तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट में लाना पड़ेगा. ये ऑब्जर्वर है, इसको रेस्ट में लाने में कितनी लगाना पड़ेगा? और इसको रेस्ट में लाने के लिए मैंने जो किया इसके साथ, बाकी पिक्चर में बाकी जितने सारे कैरेक्टर्स हैं सबके साथ भी मुझे हमको एग्जैक्टली वही चेंज करना पड़ेगा. तो इस साइकिल में भी 20 लगा दूंगा, इस चिड़िया में भी 20 लगा दूंगा, इस घर पे भी 20 लगा दूंगा, इस ट्री में भी 20 लगा दूंगा. अभी नया पिक्चर कैसा हो? नया पिक्चर है वो बोलेगा भाई गाड़ी तो मूव नहीं करना. कौन बोलेगा? ये बंदा बोलेगा. बोलेगा ये जो साइकिल है ये मेरी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ओवर. ये जो चिड़िया है ये इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ओवर. ये जो पेड़ है ये इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ओवर 20 मीटर पर सेकंड. और ये जो घर है ये भी इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ओवर 20 मीटर पर सेकंड. कुछ आया समझ में? ये किसको दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर जो है उसको देख रहा है, इसको दिखाई दे रहा है. दैट इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार. याद रहेगा ये कंसेप्ट हमने क्या सीखा? जिसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं उसको फटाफट हमको रेस्ट में लाना. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, याद है ना? ए इज ऑब्जेक्ट, बी इज ऑब्जर्वर. क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी. ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से माइनस करते हैं, नहीं करते? अगर मुझे ए का वेलोसिटी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, है ना? तो हमने ए से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को क्या कर दिया? यहाँ पर हमने वही किया. बर्ड वाले से भी हमने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस कर दिया. माइनस किया 20, इससे भी माइनस कर दिया, इससे भी माइनस कर दिया, इससे भी माइनस कर दिया. बात समझ में आया? तो मैथमेटिकली भी यही कंक्लूजन है. लेकिन तुमको इसको मैथमेटिकली याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा जैसे बनाया बहुत सिंपल है, समझने में भी आसान है कि जो देख रहा है उसको हम हमेशा रेस्ट नहीं होना. ठीक है? जैसे कि उस केस में देखो दो बंदा एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड. किसको दिखाई दे रहा है? समवन हु सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. करेक्ट? अभी अगर मैं ए को पूछूं, ए भाई साहब ये बताओ बी कितने स्पीड से आता हुआ दिख रहा है तुमको? मैंने ए को पूछे, ये बंदा ऑब्जर्वर, तो फटाफट हमको क्या करेंगे? ए को रेस्ट में लगाएंगे, 10 लगा दिया. इस पे भी हमको वही करना पड़ेगा. और ए को दिख रहा होगा कि बी उसके तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. इस वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं. वेलोसिटी है इन दोनों के बीच के सेपरेशन को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है. सो दैट इज द रीजन वी कॉल दिस वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अभी अगर मैंने फिर से ए को पूछा, ए भाई साहब ये बताओ कि बी जो है वो कितने स्पीड से जा रहा है, तो हमको फिर से वही करना पड़ेगा. इधर 10 लगाना पड़ेगा, इधर 10 लगाना पड़ेगा. अभी ये जो पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है इट इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए. और इसको दिख रहा है बी जो है उससे दूर जा रहा है. वेलोसिटी ओवर 10 मीटर पर सेकंड. ये जो 10 मीटर पर सेकंड है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, and the velocity is such that the separation between them is increasing with time. So इस velocity को हम क्या बोलेंगे? Velocity of separation. It is as simple as that. The velocity of separation या velocity of approach as a whole relative velocity. As a whole दोनों क्या है? Relative velocity है. सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर वो relative velocity दोनों के बीच के separation को टाइम के साथ घटा रहा है उसको बुला दोगे velocity of approach. टाइम के साथ बढ़ा रहा है उसको क्या बुला दोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इज दैट क्लियर? पक्का?
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करते हैं। देखते दो बॉल्स है एंड पूछा कि 1 सेकंड के बाद उसका सेपरेशन क्या होगा। समझ में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे then the both the motions will be accelerated motion. ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो दोनों मोशंस कैसे होंगे? एक्सीलरेटेड मोशन। जी जी राइट। सेपरेशन पूछा मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना आगे है ये बता रहे हैं। तो हम किसी बॉल के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। किसी बॉल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली सिचुएशन ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर ग्राउंड से देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखेगा। किसी एक बॉल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखेगा और उससे डबल बेनिफिट क्या पता है? ध्यान से देखना, इसके पास भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चाहिए, इसके पास भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चाहिए। अभी अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ तो मैंने तुमको क्या रूल सिखाया था कि जो पीछे 5 लगाना पड़ेगा, इसके पीछे भी 5 लगाना पड़ेगा। इसको रेस्ट में लाने के लिए इसके एक्सीलरेशन को भी 0 करना पड़ेगा। वेलोसिटी को 0 करने से नहीं ना, उसके पूरा रेस्ट में लाने के लिए एक्सीलरेशन को भी 0 करना पड़ेगा। तो ऊपर हमने जी लगा दिया तो इस पे भी हमने क्या लगा दिया? ऊपर जी। अब इसके रिस्पेक्ट में इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस बॉल इज गोइंग टू परफॉर्म ए यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके पास एक्सीलरेशन हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? S इक्वल टू v। 1 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में कितना आगे रहेगा? 5 ग्राफ से सॉल्व करोगे तो ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करो, दो इक्वेशन सॉल्व करो, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते। जैसे कि इस केस में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे से 30 मीटर पर सेकंड पे बॉल को फेंका गया और दूसरे बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये पूछा गया कि कितने टाइम के बाद ये लोग कोलाइड करेंगे। नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे? अगर ग्राम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहें पहले निकालेंगे टी टाइम में, लेट्स से टी टाइम में कोलाइड करता है, फिर हम ये लिखेंगे कि टी टाइम में 20 मीटर सेकंड कितना नीचे आएगा, उसका आंसर माइनस में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा टी टाइम में ये कितना जाता है, इसका आंसर प्लस में आएगा, फिर दोनों को जोड़ के 150 करूंगा तो वहां से टी निकलेगा, राइट। बट अगर मैं इसी बॉल में बैठ के सॉल्व करूं तो क्या दिखाई देगा? इसको नेक्स्ट लगाया 30 लगा दी, इसके साथ प्लस 30 हो गया। इसके पास भी जी था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके पास भी था जी, अभी नहीं होगा बिकॉज हमने इसको रेस्ट में लाने के लिए इसके जी को भी क्या करना पड़ा? 0 करना पड़ा। अगर ये बॉल रेस्ट में, उसको दिख रहा है कि बॉल वर्क उसके तरफ आ विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड और उसको जाके अगर हिट करेगा इस बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 मीटर कवर करके आना पड़ेगा। उसको ये करेंगे टाइम टेकन दिस केस इज इक्वल टू दिस इज द बेनिफिट ऑफ डायरेक्शन मोशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? निहाल बेटा चलो सर, कहानी ऐसा कि there are two cars, C2 आगे C1 पीछे, C1 का वेलोसिटी 12, C2 का वेलोसिटी 10, इसका वेलोसिटी 12, दोनों के बीच का गैप 200 मीटर। एक वक्त आएगा कि इसको धक्का मार देगा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दिस केस इज 2 मीटर पर सेकंड। कभी ना कभी ये 2 मीटर पर सेकंड इस 200 मीटर के गैप को खत्म करके उसके साथ टकरा देगा। तो क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन टू अवॉइड कोलिजन। तो C2 स्टार्टेड एक्सीलरेशन, मतलब C2 को कोलिजन से बचने के लिए C2 क्या करता है? इस मोमेंट में एक्सीलरेटर दबाता है। क्या दबाता है? ताकि इसके साथ कोलिजन को अवॉइड कर पाए। तो मिनिमम बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर देगा तब तो बच ही जाएगा, लेकिन निकालना मिनिमम कितना एक्सीलरेशन होना पड़ेगा so that C2 avoids collision with C1। है समझ में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे। टी टाइम में ये यहाँ पहुंचा, समझ में आया? और वो उसको जब धक्का देने वाला होगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाना पड़ेगा? सेम। कुछ आया समझ में? इसका भी और इसका दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम। तो धक्का दे नहीं पाएगा। तो उसमें मैं नहीं जाना, मैं सिर्फ ग्राउंड के अभी किसी एक कार के रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बात
बात समझ में आया? कोई डाउट? एंड let us try to solve the problem with respect to a person sitting on this car. उससे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस कार में बैठ के सॉल्व करना। तो इस कार को क्या दिख रहा होगा? मैं तो मूवी नहीं कर रहा, सोचो, मैं तो मूवी नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में? पहले मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट का पिक्चर बना देता हूँ। ये इंसिडेंट करना चालू करेगा तो इंसिडेंट इधर आ जाएगा। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अभी इस आदमी को क्या दिख रहा होगा कि मैं तो मूवी नहीं कर रहा। ये करने के लिए पीछे 10 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा। इसके एक्सीलरेशन को 0 बनाने के लिए पीछे लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही चीज आपको यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 10 मीटर पर सेकंड लगा दूंगा, इसके पीछे एक्सीलरेशन ये लगाना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? तो नया पिक्चर कैसा है? नया पिक्चर ऐसा है कि ये अगर C1 है, ये अगर C2 है, C2 तो पूरा पूरा रेस्ट में है, बोलो ना? और ये डिस्टेंस कितना है? 200। वेलोसिटी कितना है? दिस इज एक्सप्रेशन A। ये है पिक्चर। दिस इज a scene to the eyes of a person driving the car safely। ठीक है? तो अगर इस कार को C1 को जस्ट C2 से कोलिजन से बचना है, जस्ट बचना है, तो what should be the condition? ध्यान से देखो, what should be the condition? Velocity this is retardation। ये गाड़ी हिल नहीं रहा अपने जगह से, 200 मीटर कवर करना है उसको। अगर ये रिटार्डेशन बहुत ज्यादा हो, एक अवधि अगर बहुत ज्यादा है, तो कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और एक अवधि बहुत कम हुआ तो 200 मीटर कवर करते करते इसका वेलोसिटी 2 से 0 तक नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा और इसके साथ जाके कोलाइड कर जाएगा। दो एक्सट्रीम केस समझ में आएंगे। अगर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ तो बीच में ही रुक जाएगा। एक वैल्यू बहुत कम हुआ तो बाय द टाइम दिस कार इज अबाउट टू रीच कार 2, इसका वेलोसिटी 0 तक और वो ठोक देगा उसको। समझ में आया? तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि जब ये 200 मीटर जस्ट कवर करने वाला ही होगा, जब ये वाला कार इसको हिट करने ही वाला होगा, उसी वक्त जाकर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब 2 से 0 हो जाएगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? एक ही इक्वेशन आ जाएगा। इसका पहले वेलोसिटी कितना होगा? 0। डिस्टेंस पता है 200 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन निकालना v स्क्वायर इनटू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस राइट। इस कार का फाइनल वेलोसिटी कितना है? v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 स्क्वायर ट्वाइस इनटू 200 मीटर। किसी को मन कर रहा है a के आगे साइन लगाने का, मत लगाना। जब आंसर निकलेगा, मुझे पता है कि कैसा नेगेटिव आना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैंने +200 लिखा, +200 क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके आगे प्लस या माइनस लगाने का एक ही रीजन है और वो है उसका डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया? प्लस। इनिशियल वेलोसिटी को भी +2 स्क्वायर लिखा है, प्लस, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a का मतलब क्या आएगा? 4 माइनस डिवाइडेड बाय 400, तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस 0.01 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम इतना है, इससे ज्यादा होगा कोलिजन होगा ही, इससे कम होगा तो कोलिजन समझ में आया? देखो, राम फ्लोर से बनाना वेलोसिटी -10 है, -10 विद रिस्पेक्ट टू राम। तो राम को दिख रहा है कि पहला इस तरह जाए, ये राम को दिख, श्याम जमीन पे खड़ा है। लेकर श्याम accused Ram of throwing banana peel towards him। तो श्याम ये एक्यूज कर रहा है कि राम ने वो पिल जो उसकी तरफ फेंका, और राम के अकॉर्डिंग उसने पिल किस तरह फेंका था? इस तरह। राम को ये दिखाई दे रहा, श्याम को क्या दिखाई दे रहा है वो जानने के लिए हमको ग्राम के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, और ग्राम के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है?
ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके साथ हमको ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर देना पड़ता है। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितना है 20, तो इसके साथ अगर हमने यहाँ पर 20 ऐड कर दिया तो 20 इधर 10, इधर 10 होगा, इधर 10 होगा, और दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है 10√2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ banana peel with respect to what, और ये शाम की तरफ भी है। एग्जैक्टली, तो इससे तुमको बस यही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ कि अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो सिंपली ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को निकल जाएगा। याद रहेगा ये चीज? रिवर बोट प्रॉब्लम या मैन रिवर प्रॉब्लम एक ही। रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर हो गए, ये रिवर, इसका भी कितना है डी, रिवर कितने से फ्लो करा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज, बात समझ में आया? और यहाँ पर एक टोकरी में एक बंदा चिल कर रहा है, इज नॉट रोइंग द बोट, ऐसे बैठा हुआ, कहीं मूव करेगा? कितने स्पीड से मूव करेगा? पानी इतने स्पीड से ट्रैवल करेगा, ये बंदा को इतने स्पीड से ट्रैवल करेगा। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, ये बोट है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज, फोकस में है ना, फोकस ओके, चलो चलो इस तरह। तो तुमको भी ये समझाना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यू दिया, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट स्लैश रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर यू दिया, तो इससे तुमको क्या समझ में रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में, मतलब ऐसा समझो कि इस बोट को अगर मैं स्विमिंग पूल में छोड़ दूं तो बोट जितने स्पीड से ट्रैवल करेगा वो ये, मतलब बोट के सोचो स्टीम इंजन वाला बोट, तो बोट के इंजन के पावर के कारण उसके पास जो स्पीड है वो यू। मैं फिर से कह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या सोचोगे? बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर ऑब्जर्वर है, मतलब रिवर रेस्ट में, रिवर रेस्ट में सोचोगे मतलब स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का पानी क्या स्टैटिक रहता है, उस स्टैटिक पानी में ये बोट जितना स्पीड से ट्रैवल करेगा वो यू है। स्टैटिक पानी में बोट अपने इंजन के दम पे या रोइंग के दम पे जितने स्पीड से वो ट्रैवल करेगा वो क्या है, वो यू है। ये चीज लोगों को समझ में नहीं है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये पानी मूव नहीं करता, तो अगर वो अपने इंजन चलाता या बोट का रोइंग करता तो कितनी स्पीड से जाता, यू स्पीड से। अब खुद सोच के देखो, सोचे एस्केलेटर पता है, उसका खुद का ऊपर चढ़ने का स्पीड है v1, ठीक है, और नंबर देता हूं, चलो ऊपर चढ़ने का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अगर एस्केलेटर रेस्ट में है तो तुम कितना बोला तुमने, 5 बोला ना, और तुम फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड से भाग सकते हो एस्केलेटर के ऊपर, अगर एस्केलेटर स्टेयरकेस बन गया तो, अगर वो मूव ना करे। सो इन दिस केस में बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर एस्केलेटर मूव नहीं करता तो अपने दम पे तुम कितने स्पीड से ट्रैवल कर पाते, 10 मीटर पर सेकंड। अभी सोचो एस्केलेटर भी चल रहा है, तुम भी भाग रहे हो, बोथ अलाउ द सेम डायरेक्शन, तो तुम्हारा स्पीड कितना हो जाएगा, 10 + 5 15। तो ये स्पीड किसको दिखाई देगा, ये जमीन वाले बंदे को दिखाई देगा। ये स्पीड किसको दिखाई देगा, दिस विल बी द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसको दिखाई देगा कि तुम 10 से भाग रहे हो, तुमको एस्केलेटर असिस्ट भी कर रहा है, कितना हो जाएगा तुम्हारा स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? तो वैसे ही ये देखो, अगर ये बोट इस रिवर में चलना चाहता है, ये बंदा क्या देखेगा जो कि जमीन में बैठा है, वो बंदा बोलेगा भाई ये तो अपना खुद स्टीम इंजन चला के यू स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और ये बोट तो पानी में भी है, रिवर में है, और ये रिवर खुद v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये v स्पीड इसको भी मिलेगा। जिस तरीके से एस्केलेटर का स्पीड उस आदमी को मिल गया था, उसका तो 10 था, बट जब एस्केलेटर चलना चालू हुआ उसका फाइनल स्पीड कितना हो गया, 15 हुआ ही नहीं, क्योंकि एस्केलेटर का भी स्पीड उसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया।
तो एग्जैक्टली सेम एस्केलेटर की जगह यहाँ पर पानी है। जब एस्केलेटर रेस्ट में रहता है तो बंदा 5 से 10 से भागता है। जब पानी रेस्ट में रहता है तो ये नाव यू स्पीड से जाता है। पानी भी मूव करना चालू कर दे तो उसका यू तो रहेगा ही उसके साथ साथ, एंड एट द सेम टाइम पानी भी उसके मोशन को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, और स्पीड कितना दिखाई देगा भी। तो जो बंदा ग्राउंड में बैठा हुआ है जो रेस्ट में, उसको यू एंड वी दोनों दिखाई दे रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में दिस इज द पाथ एस सी बाय ऑब्जर्वर वन। बोलो। पर अगर मैं ऑब्जर्वर टू को पूछूं जो कि इस बोर्ड पे चिल कर रहा है, उसके पास भी तेज लगाती भी है ना, तो उसको कौन सा स्पीड दिखाई दे रहा होगा, यू दिखाई दे रहा होगा। उसके रेस्पेक्ट में बंदा दिखा जा रहा है दिस इज द पाथ एस सी बाय ऑब्जर्वर टू। डू यू एग्री विद दिस? बात समझ में आया? फिर से व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर? फटाफट सोचना है, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रिवर रेस्ट में, मतलब स्विमिंग पूल के बारे में सोच रहे हैं। स्विमिंग पूल में बोट का जो स्पीड होगा वो खुद का अपना तेल जला के जो स्पीड मिलेगा उसको वो वाला स्पीड होगा। लेकिन अगर चलते हुए पानी में उसी चलते हुए बोट को छोड़ दोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिवर का भी असिस्टेंस उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम से या मैन रिवर प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब बोट के जगह अगर आदमी मान तो आदमी अपना हाथ पर चला के स्विमिंग पूल में कुछ स्पीड होगा ना उसका, उस बंदे को अगर मैं पानी में फेंक दूं चलते हुए पानी में तो वो अपना हाथ पर चलाएगा, उसके लिए यू मिलेगा उसको, और पानी का भी स्पीड उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम ग्राउंड में बैठ के ही सॉल्व करेंगे। इसमें मेन रिक्वायरमेंट जो है वो है 2D मोशन का नॉलेज। क्या बोला मैंने, 2 डायमेंशनल मोशन का नॉलेज, क्योंकि मैंने तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है और उस वक्त मैंने तुमको बार बार कहा है कि कभी भी हम 2D मोशन को 2D के तरीके से नहीं पढ़ते, हम उसको तोड़ देते। मोशन अलॉन्ग एक्स, मोशन अलॉन्ग वाई, वैसे करके स्टडी करते। ठीक है। तो इस केस में देखो, इस रिवर का विड्थ मैंने डी मान लिया। ठीक है। अभी एक आदमी है देखो, ठीक है ना, लेट अस से कि आदमी जो है कुछ यू स्पीड से एंगल बना के इस तरफ स्विम कर रहा है और पानी का स्पीड दी है, मतलब मैंने सेम टर्मिनोलॉजी लिया यू एंड वी। पानी का असिस्टेंस कितना मिला दी और उसका खुद का स्पीड कितना है यू। याद रखना हम इस प्रॉब्लम को कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम ग्राउंड उससे दोनों स्पीड दिखाई देगा। डेफिनेटली ये बंदा कुछ इस रास्ते में मूव करेगा। इज इट ए 2 डायमेंशनल मोशन? डिपेंड करेगा तुमने एक्सिस कैसा चूज किया। इफ आई टेक द एक्सिस एज एक्स एंड वाई, डेफिनेटली यस, बिकॉज जब वो ऐसा मूव करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। लेकिन एक्स वाले मोशन के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? v। दिस इज यू, इसके कंपोनेंट आएगा यू cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा यू sin थीटा। तो एक्स वाले मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और इस बंदे को रिवर क्रॉस कौन सा वेलोसिटी करवाता है? रिवर क्रॉस करवाने के लिए कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? एग्जैक्टली। तभी अगर तुमको कोई पूछे भाई ये बताओ कि इस बंदे को रिवर क्रॉस करने में कितना वक्त लगा है, कितना टाइम लगा है, तो मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन का एनालाइज करूंगा। मैं बोलूंगा टाइम टेकन डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और ये बोलना मत दिस इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। एक्चुअली मोशन ऐसा होगा, जब वो ऐसा मूव करेगा उतने ही टाइम उसने डिस्टेंस भी कवर किया। तो ऐसा मत सोचना कि इसको कवर करने में टी टाइम लगता है। एक्चुअली इस पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है? ये टी टाइम लगता है। समझ में आया? तो बंदा तो यहां चालू किया था, व्हाई डिड ही एंड अप हियर? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी v प्लस u sin थीटा। ये वेलोसिटी क्या करता है, इसको x डायरेक्शन में भी मूव करवा देता है। एंड बाय द टाइम इट रीचेस हियर, उसने ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा, v प्लस u sin थीटा इनटू टाइम हो जाएगा dy by इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट हो गया, भटक गया। समझ
समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो रिवर के फ्लो के अलावा जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है दैट इज विड्थ, और रिवर को क्रॉस करवाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? डी बाई यू कॉस थीटा। इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस हमको पढ़ना पड़ता है। The first case is if you have to cross the river in the shortest time. क्या बोला मैंने? शॉर्टेस्ट टाइम। तो बात को समझो, v जो है वो रिवर का स्पीड है, उस पर सिर्फ भगवान का कंट्रोल है, आदमी कुछ नहीं कर सकता। आदमी के पास दो वेलोसिटीज है जिसमें से एक का कंट्रोल उसके पास है, दूसरे का कंट्रोल उसके पास नहीं है। एक v जो है, v दिख रहा है तुमको, ये तो उसको हमेशा मिलेगा, किसी तरह भी मिलेगा, भगवान के हाथों में। लेकिन ये u कितना होगा? चलो मैं u को कांस्टेंटली मान लूंगा, लेकिन उसके पास एटलीस्ट u को डायरेक्ट करने का कैपेसिटी तो है कि कितने कितने एंगल पे वो स्विंग करेगा। और एक बात को समझो, जिस एंगल को, जिस डायरेक्शन में वो स्विंग करेगा उस तरफ जा नहीं पाएगा। वो तो हाथ पे इस तरफ मारता है, ज्यादा किस तरह है वो? इस तरह। बिकॉज हाथ पर मारने के बाद उसको जो वेलोसिटी मिलता है, उस वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास एक रिवर का भी वेलोसिटी आ जाता है। जिस तरफ हाथ में मारेगा उस तरफ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो टाइम तो हो गया टी बाई यू कॉस थीटा। शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, कैन यू टेल मी द कंडीशन? मुझे फिजिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए, फॉर्मूला से नहीं चाहिए। शॉर्टेस्ट टाइम वो सीधा जाए, राइट? समथिंग लाइक दिस। मतलब दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, इज दैट इट? मतलब ऐसा जाएगा तो टाइम शॉर्टेस्ट होगा, और ये पूरा का पूरा गलत है। शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट मीन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट मीन शॉर्टेस्ट टाइम। टाइम क्या लगता है सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है। द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज दैट which velocity is responsible for making the person cross the river? You cos theta, right? मतलब अगर तुमको रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो इस डायरेक्शन में तुमको अपना मैक्सिमम वेलोसिटी डेडिकेट करना पड़ेगा। You agree with this? और तुम्हारे हाथों में सिर्फ u का कंट्रोल है, तो तुम क्या करोगे? अपना पूरा u इस तरफ डेडिकेट कर दोगे, बोलो ना। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ u वेलोसिटी नहीं है, तुम्हारे पास v भी है, तो तुम बदल नहीं सकते। तो तुम्हारे पास इधर एक v भी आ जाएगा और तुम सीधा नहीं जा पाओगे, तुम जाओगे ऐसा, लेकिन ये टाइम शॉर्टेस्ट होगा। बिकॉज इस तरफ का वेलोसिटी u cos थीटा है, एंड u cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन u। देखो टाइम का अगर तुमको मिनिमम चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम चाहिए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 मतलब u का वैल्यू कैसा होगा? ऐसा, ये ऐसा। But it does not mean that you are going this way. You are going this way. अभी टाइम अगर निकालो, if this is d distance, तो टाइम कितना होगा? d by u। और in this case drift भी आएगा, और वो drift कितना होगा? v into d by u। So this is the condition for shortest time. बात समझ में आया? अभी if you are walking for shortest path, बात को समझो। शॉर्टेस्ट पाथ, तुम यहां पर हो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? उस तरफ जाने का सीधा। एंड दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी में इवन की दोनों पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया? ध्यान से देना, देखना। v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तुमको वर्टिकल जाना है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। मतलब रिवर के लिए v आया है तो तुमको कुछ इस तरफ स्विंग करना पड़ेगा। पहले से दिस इज अल्फा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा cos अल्फा और इस तरफ आएगा, तब जाके u sin अल्फा v को कैंसिल आउट करेगा और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा u cos अल्फा, जो तुमको ऐसे क्रॉस करेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बट हमेशा ऐसा होगा इसका गारंटी है नहीं, क्योंकि तुमको कैसे पता है कि u sin अल्फा कैन कैंसिल आउट v?
सोचो v हो गया 500 मीटर पर सेकेंड और u जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो क्या था? तुम जो हाथ पैर मार के चलते हो, तुम्हारा खुद का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और रिवर का स्पीड कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। क्या इस 10 का कंपोनेंट 500 को कैंसिल आउट कर पाएगा? अगर ये होना है तो u का वैल्यू हैज टू बी मोर देन v। u का वैल्यू अगर v से ज्यादा है तब जाके u का कंपोनेंट v को क्या कर सकता है कैंसिल आउट कर सकता है, तभी जाके ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन ड्रिफ्ट जीरो वाला भी कंडीशन। दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर व्हाट ड्रिफ्ट। अरे भाई तुमने डायरेक्ट यहां पहुंच गए, रिवर के अलावा तुमने ड्रिफ्ट तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन ड्रिफ्ट जीरो वाला भी कंडीशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बट शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन विल नॉट गिव यू शॉर्टेस्ट टाइम, बिकॉज एक बात बताओ, इस बार तुमने रिवर को कितने स्पीड से क्रॉस किया? यू विच इज लेस देन डिस्टेंस, ये भी डी है ये भी डी है, पर तुमने इसको कम वेलोसिटी से ट्रैवल किया और तुमने यहाँ पर उसी डिस्टेंस को हाईएस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रैवल किया। तो बेसिकली ये टाइम क्या होगा? ये टाइम तो ज्यादा होगा, लेकिन पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट। हमेशा पॉसिबल नहीं है, u हैज टू बी मोर देन v, तब जाके u का कंपोनेंट v को क्या कर सकता है कैंसिल आउट कर सकता है। समझ में नहीं है तो जो v का वैल्यू u से ज्यादा है तो ड्रिफ्ट तो आ जाए, और ड्रिफ्ट का हमारा वेलोसिटी कितना होगा v माइनस u साइन। टाइम कितना लगेगा? d बाई u का सन। फिर तुमको ये भी पूछा जाएगा कि कौन से थीटा पे ड्रिफ्ट मिनिमम है, तो तुम क्या करोगे? ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन थीटा के टर्म्स में आएगा या अल्फा के टर्म्स में आएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यू नीड टू डिफरेंशिएट ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अल्फा। यहाँ पर अल्फा है, टू डिफरेंशिएट ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अल्फा। फिर तो पता ही है ना, स्लोप जीरो करोगे फिर इज दैट क्लियर? दैट नेक्स्ट टॉपिक